This conference will now be recorded. How to configure VMSS virtual machine skill set, and second, like how to deploy client and server infra using private DNS सर्वर। तो एक क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर रहे हैं जिसमें हम प्राइवेट डीएनएस सर्वर यूज करेंगे और एक हम ले रहे हैं वीएमएस। तो गाइस एक्चुअली दोनों में क्या डिफरेंस है, वीएमएस पहले मैं बताता हूँ, वर्चुअल मशीन स्किल सेट। वर्चुअल मशीन स्किल सेट का लॉजिक क्या है यहाँ पर, द वीएमएस सर्विस का बेनिफिट्स है कि लाइक व्हेन द माय मेरा एक सर्वर है, लाइक दिस इज कॉल्ड वन वन वेब सर्वर, दिस इज माय द वन वेब सर्वर, और मैं इसके साथ अपना एक चैलेंज क्या है कि दिस इज अ सर्वर कैपेसिटी, कि मेरे इस पर्टिकुलर सर्वर की ना एक एक्स कैपेसिटी है कि इट्स रिसीव द लोड्स इज अप्रोक्सीमेटली कि लाइक मैं कहता हूँ कि इसकी अपनी एक कैपेसिटी है कि ये 1 लाख रिक्वेस्ट को रिसीव कर सकता है। बट इफ यूर द रिक्वेस्ट कम्स इन मोर देन 1 लाख, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा, इट्स क्रैश और डाउन, यस और नो वीरेंद्र? अगर मेरी रिक्वेस्ट अबव 1 लाख आए, मेरा लोड अगर सर्वर पे इंक्रीज हो रहा है, तो या तो मेरा सर्वर बंद हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, या डाउन हो जाएगा। गॉट इट द पॉइंट? So I'm set the VSS service virtual machine skill set. That means कि we have provide the at this types of settings कि अगर मेरा मशीन पे लोड इंक्रीज होता है, the automatically my new server is add. ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, मेरे नए सर्वर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। गॉट इट माय पॉइंट? और इफ माय लोड इज डिक्रीज, द ऑटोमेटिकली माय सर्वर इज रिमूव्ड। यानी कि वर्चुअल मशीन स्केल सेट के अंदर हम सेटिंग्स करते हैं कि व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 90%, द एड वन सर्वर और 2 सर्वर और 10 सर्वर चॉइस इज योर, और व्हेन योर सीपीयू यूटिलाइजेशन less than equal to 25%, the remove 1 server or 2 server or 3 servers, and the my group size is active server is 1 or 2 or 3 or 4 is choice is your। यानी कि आपके मिनिमम कितने सर्वर्स तो एक्टिव रहे, लाइक मैं चाहता हूं कि मेरे 2 सर्वर्स एक्टिव रहे, व्हेन अगर मेरा लोड इंक्रीज होता है, व्हेन माय बॉस सर्वर्स सीपीयू यूटिलाइजेशन क्रॉस 90% अबव, तो ऐड 1 more सर्वर। अगर अब इन तीनों सर्वर्स का सीपीयू 90% सब अब जाता है, देन अगेन ऐड द 1 more सर्वर, और व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन गोज लेस देन 25, सो इज रिमूव द सर्वर ऑटोमेटिकली। सो गाइस यहाँ पे क्या है कि हमारी जो सर्विस है ना वो डाउन नहीं होगी, क्योंकि हमें 100% फॉल्ट टॉलरेंस मिल रहा है। When you're the running and active server is goes down, अगर आपके रनिंग और एक्टिव सर्वर्स भी डाउन हो जाते हैं किसी रीजन से, so deploy the automatically minimum 2 active servers. Got it the concept of VMSS? परवीन, वीरेंद्र? सर अभी मुझे वॉइस आ रही है, पहले वॉइस नहीं आ रही थी। VMSS का मतलब क्या है सर? Virtual machine scale set. I'm just set the scaling कि when the my load is increased, the automatically my server is create. If my the load is decreased, the automatically my server is removed. यानी कि आपको नहीं पता कि आपका लोड कब आ रहा है, या ऑटोमेटिकली सर्वर्स बनेंगे, ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर्स रिमूव्ड होंगे। ओके, बट मैं कंडीशन हूँ कि लाइक कि अगर आप सिंगल आपने 2 सर्वर्स लगा लिया और लोड आपका इंक्रीज हो गया, तो दोनों सर्वर क्रैश कर गए, आपकी सर्विस डाउन। बट मैं उस टाइप की सेटिंग देना चाहता हूँ कि वैन अगर मेरा लोड इंक्रीज भी होता है,
अगर 1 घंटे के लिए लोड आया है आपके पास रात को 2 o'clock, नाइट इन 2 o'clock, तो क्या होगा उस समय? अगर आप अवेलेबल तो सर्वर डाउन हो जाएगा। करेक्ट। या तो वही सारी चीजें हैं। तो यही सारी चीजें हैं। सो नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं टॉपिक, फिर आपको समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली। और एक और मैं कंडीशन डाल देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक और यहाँ पे कंडीशन ऐड ऑन कर दी है कि व्हेन अगर मेरा सीपीयू हो सकता है 1 घंटे के बाद योर लोड डिक्रीज हो जाता है, तो जो सर्वर्स ऐड हुए हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव भी हो जाए, क्योंकि कॉस्ट मैनेजमेंट है हमारा। और सर कहीं उन सर्वर्स पे कुछ डेटा हमारा चला गया होगा, वो कहीं रिमूव होते हैं तो डेटा लॉस भी होगा क्या? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा डेटा लॉस? ऐसे कैसे डेटा लॉस हो जाएगा? नहीं नहीं सर, देखिए एक मेरा चीज कहने का होती है, मतलब है, देखिए मान दो लीजिए। चीज मैं अभी बता रहा हूँ, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। देखो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग जो होती है ना, आपके पास 2 टाइप की हार्ड ड्राइव है। एक आपके लैपटॉप के पास हार्ड डिस्क है और एक आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। अब अगर आपका सर्वर क्रैश होता है तो क्या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का डेटा जाएगा या लैपटॉप का डेटा जाएगा हार्ड डिस्क का? परवीन, हार्ड ड्राइव का जाएगा सर। कौन सी वाले का? इनसाइड या आउटसाइड या बोथ? अरे नहीं, इंटरनल सर जाएगा, इंटरनल। इंटरनल। तो ऑलवेज वी आर यूजिंग द सैन स्टोरेज, नेटवर्क अटैच स्टोरेज यूज करते हैं हम। हमारा डेटा इनके अंदर रहता है और इसके अंदर सिर्फ ओएस रहता है। गॉट इट द पॉइंट? हम्म। स्टोरेज पढ़ा है हमने, कैसे अटैच करते हैं स्टोरेज वो भी पढ़ा है। क्लियर परवीन? क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, so how to deploy? So I'm just logging with portal, guys. And I'm just go to the home and click on resource group. Yeah, I think so. मेरा एक resource group बना हुआ है guys already. तो गाइज मैं आप लोगों को एक कोर्स और सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इसके साथ वो कोर्स कर लेते तो वेल एंड गुड। बहुत ज्यादा डिमांड में इस समय क्लाउड के साथ। This conference will now रिकॉर्डिंग be एंड recorded. सबसे पहले गाइज हाउ टू कॉन्फ़िगर वीएमएसएस। तो देखिए वी आर नॉट क्रिएटिंग द एनी वर्चुअल मशीन्स। मैंने यहाँ पे कोई वर्चुअल मशीन्स नहीं बना रखी और ना मैं बनाने वाला हूँ। सेकेंडली वी हैव गो टू द नेटवर्क, आई एम जस्ट क्रिएट वन नेटवर्क। सबसे पहले आई एम गाइस डिप्लॉय द वन वर्चुअल नेटवर्क, क्योंकि हमें पता है कि आपको कि किसी भी वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट करने के लिए भी नीड द वर्चुअल नेटवर्क। आई एम जस्ट डिलीट द एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क। सो मेरा एक नेटवर्क बना हुआ है, आई एम डिलीट दिस नेटवर्क एंड क्रिएट अ न्यू वन। Delete a virtual network, VM 128, is it available? I'm just clicking and delete and click home and then again click and delete. Yes, so I'm create a new virtual network. So अभी मेरी इस पे मशीन बनी हुई है एक। So Azure Data Factory पे जाते हैं और यहाँ पे all subscription करते हैं and I'm go to the home virtual machines and subscription supply all. So click on home and then where is virtual network? EDF and delete. So guys, I'm create a new virtual machine, virtual network. So click on create and select the subscription or the pay as you go and select the ICCP ADF and give the name like ADF hyphen VNet 1. Then give the name of ADF hyphen VNet 1, Azure Data Factory VNet 1 के नाम से मैं अपना एक VNet बना रहा हूँ guys. Next,
and I put the IP addresses. I'm just put the IP addresses is like 192.168.1.0/24, and then add the subnet. So I'm just adding the multiple subnets like SUB subnet 1. Give the IP address is 192.168.1.0/26. Then add. Then again click on add, and then click the SUB subnet 2, and then give the IPs 192.168.1.64/26 and add and kit. So guys, सबसे पहले I'm kitting the virtual network, and secondly I'm just deploy the virtual machine skill set. So when you deploy the virtual machine skill set, you can just go to the search bar and search VMSS. So I'm just click and search VMSS. So virtual machine skill set. So this is my virtual machine skill set. There is a no virtual machine skill set. The create a virtual machine skill set to deploy and manage the load balanced set of identical Windows or Linux virtual machine. Use auto scale to automatically scale virtual machine resources in and out. So I'm just click on create and select the subscription, select the resource group, and inside the resource group, just wait. Then guys, I'm just give the name like skill set name. It's not a virtual machine name. It's a scaling. So like मैं नाम देता हूँ. This is my ADF scaling. ADF SCALING scaling. So guys, I'm just put the scaling and kiss location by East US. Availability zones, we don't require the any kinds of availability zones for scaling. अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो. And I'm just server आप कौन सा लेना चाहते हो. So I'm just using the server 2012. जो भी सर्वर्स आपके बनेंगे स्केलिंग में, जितने भी सर्वर्स बनेंगे उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन आप रखना चाहते हो. सो 1 CPU और 1 GB रैम. तो जितने भी सर्वर्स ऑटोमेटिकली डिप्लॉय बनेंगे उनके ये हार्डवेयर होगा, उसके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. And what is the username of all servers? So like ICCP, and the password is AST at 1234567 and AST at 123. At next we can select the disk. So मैं प्रीमियम SSD ले रहा हूँ guys. एंड नेक्स्ट नेटवर्किंग. सो गाइस देखिए, पहले जब हम वर्चुअल मशीन बनाते थे तो हमारे फर्स्ट फ्रंट पेज पे ही आपका ऑप्शन आता था किस चीज का, अगर आपको याद हो तो फ्रंट पेज पे हमारे पास ऑप्शन आता था गाइस की वी आर यूजिंग पोर्ट एडिंग. बट यहाँ पर पोर्ट ऐड का नहीं आएगा. सो यहाँ पर हमने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है ADF VNet. आई एम सेलेक्ट द दिस ADF VNet और इनसाइड द VNet ADF VNet, और इस पर जाके मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट एडिट, और एडिट में जाने के बाद अलाउ द सिलेक्टेड पोर्ट, और इस सिलेक्टेड पोर्ट में जाने के बाद आई एम सिलेक्ट द RDP प्रोटोकॉल्स. तो अगर आपने RDP प्रोटोकॉल यहां से अलाउड नहीं कराया, और देन ऑल्सो मैं चाहता हूं कि जितनी भी मशीन मेरी डिप्लॉय हो स्केलिंग के अंदर उन पर पब्लिक IP भी मेरा क्या हो, इनेबल हो. तो द ऑल सारे के सारी मशीन जो भी ऑटोमेटिकली डिप्लॉयड होंगे उन पर RDP प्रोटोकॉल अलाउ होना चाहिए, जो कि हमने पर्टिकुलर नेटवर्क पे एड ऑन करा है. ठीक है, तो RDP प्रोटोकॉल अलाउ होना चाहिए और ऑल्सो उन पर पब्लिक IPs भी होने आपके चाहिए. एंड देन ओके. Got it the point guys? Virinder, Praveen, got it this point? तो वर्चुअल मशीन स्केल सेट में अगर आपको प्रोटोकॉल ऐड ऑन करने हैं तो जब नेटवर्क का पार्ट आएगा वहां पे यू कैन सिलेक्ट द नेटवर्क, देन एडिट द नेटवर्क, देन ऐड द पोर्ट एंड पब्लिक IP. क्लियर गाइस? देन नेक्स्ट स्केलिंग. गाइस दिस इज अ स्केलिंग पॉलिसी. स्केलिंग पॉलिसी का मतलब है मिनिमम कितने सर्वर्स आप चाहते हो कि आपके बने, 2 और 3, मैक्सिमम 1000. मैक्सिमम आप 1000 सर्वर भी बना सकते हो. तो मैं चाहता हूं मेरे 3 बने या मैं चाहता हूं मेरे 2 सर्वर्स बने. उसके बाद स्केलिंग पॉलिसी, यानी कि आपकी जो स्केलिंग, ये मैं कह रहा हूं कि इन और आउट, आपकी स्केलिंग कब स्केल हो और कब आपका रिड्यूस हो और कब आपके सर्वर साइड हो. तो हम जस्ट क्लिक ऑन कस्टम. तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस,
1 और 10, आप जिसको 1 to 1000 भी कर सकते हो कि स्केल कि आपका कितने कितने सर्वर्स ऐड हो, आपका एक एक करके सर्वर ऐड हो, दो दो करके हो, तीन तीन हो, तो मैक्सिमम 10 सर्वर्स एक बार में ऐड हो सकते हैं। स्केल आउट के आपकी जो स्केलिंग हो वो कब हो, मैं चाहता हूं कि मेरी स्केलिंग 90% अगर मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है और कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ लाइक मैं कह देता हूं 1 मिनट, तो मिनिमम 5 है यहाँ पर, तो अजूर AWS के अंदर 1 मिनट भी है, कि अगर मेरा सिस्टम सीपीयू यूटिलाइजेशन 90% तक कॉन्जिक्यूटिव ऑफ 1 मिनट तक रहे, तो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इंक्रीज 1, मेरा एक इंस्टेंस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, मेरा एक सर्वर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंक्रीज हो जाए। यानी कि अगर मेरे सर्वर, अगर मेरे इस सर्वर का सीपीयू 90% तक यूज में आ रहा है, 90% ग्रेटर देन, कितने टाइम तक, कंटिन्यूअसली, एक बार भी विदाउट डाउन हुए 5 मिनट तक, देन आपकी स्केलिंग होगी। और व्हेन योर सीपीयू यूटिलाइजेशन इज लेस देन 25, so remove the one machine. Got it the point everyone? Parveen, Virender, scaling policy, Got it, sir. then review and create. So हमने कोई वर्चुअल मशीन्स बनाई हैं अभी तक? नहीं। याद हो तो वीरेंद्र, आपने शायद मेरे से पूछा था कि सर अगर काफी सारी वर्चुअल मशीन एक साथ बनानी हो तो हम वी आर यूजिंग द स्केलिंग। सर ये तो बैकअप है ना? इट्स नॉट अ बैकअप, बैकअप नहीं है? इट्स अ स्केलिंग। बैकअप अलग चीज होती है, ये स्केलिंग है आपका, ये आपका लोड इंक्रीज और डिक्रीज पे ऑटोमेटिकली आपकी मशीन क्रिएट होंगी और ऑटोमेटिकली आपकी रिमूव होंगी। ठीक है सर। सर थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिएगा प्लीज, थोड़ा हम पढ़ लें इसके बाद सब चीजों के बाद। या आज मैं डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट, आप लोग एक काम करना, मेरे को ना अपनी अपनी मेल आईडी शेयर कर देना यार। ठीक है सर, उस ग्रुप में डाल देंगे मेल आईडी में। तो अब गाइस देखिए कि यहाँ पर मैंने स्केलिंग तो डिप्लॉय करी है, बट आपको पता है मैंने कोई वर्चुअल मशीन डिप्लॉय नहीं करी है। तो जस्ट वेट कि यहाँ पे देखिए एडीएफ स्केलिंग मेरी बन चुकी है। परवीन कहाँ पे बैठे हो यार, दंगे हो रहे हैं तुम्हारे बैकएंड में। जस्ट वेट गाइस, फैन चल रहा है सर। चले गए। सो गाइस देखिए गो टू रिसोर्सेज, और अब मैं स्केलिंग के अंदर जाता हूँ, जस्ट क्लिक और वर्चुअल मशीन स्केल सेट पे आप क्लिक करेंगे, एडीएफ स्केलिंग के नाम से बनाया था, तो यू कैन सी द इंस्टेंसेस। तो यहाँ पर अगर मैं इंस्टेंसेस देखें तो यहाँ पर आपको 3 इंस्टेंसेस आपको दिखेंगे, 2, क्योंकि मैंने 2 ही लिखा था वहां पे। गॉट इट गाइस? बट 2 में भी आपका भी 1 रह जाएगा, रीजन है क्योंकि अगर आपका लोड लेस देन 25% भी जाएगा तो आपका मिनिमम एक ही सर्वर रहेगा। जैसे 25 से अप आएगा लोड तो 2 हो जाएंगे, लेकिन जैसे 90% से अप होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो और सर्वर्स ऐड होते चले जाएंगे। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? और अगर आप इनको एक्सेस करना चाहते हो तो वो सेम ही प्रोसेस है, क्लिक द मशीन्स एंड डाउनलोड द आरडीपी, सेम ही प्रोसेस है आपका एक्सेस करने का, and download and click ADF scaling 01, then connect. The username is ICCP and the password is ht@123। क्योंकि अगर आपने वो प्रोटोकॉल ऐड नहीं करा होता तो आपकी वर्चुअल मशीन भी एक्सेस नहीं होती। गॉट इट गाइस? फर्स्ट पॉइंट। गॉट इट सर। अब सेकेंडली आता है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये मेरी मशीन है और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस मशीन पे आई एम जस्ट गो टू द
open the notepad, or I'm creating the one demo file with the a.bat, and I'm say this file save as is in on desktop with the name of a.bat, and then save. अब गाइस मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये एक फाइल बनाई है और मैंने इस फाइल को रन कर दिया है. रन का मतलब है कि इट्स इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन. ये मेरे सीपीयू को अबव 90% कर देगी, यानी कि मेरे सीपीयू को बिजी कर देगी. तो मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है? 99% हो रहा है. Got it the point, guys? Got it, sir. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी आपके पास एक ही मशीन आ रही है. EDF स्केलिंग में गए, click on instances, और I am just connect with the another scaling process, and click on connect, and then RDP, download EDF. तो यहाँ तो ये डेमो फाइल चलाने से स्केलिंग अमेजोन पे तो इनेबल हो जाती है. यहाँ पर भी देखते हैं हम. But the time is very long. The consecutive period is approximately 1 minute. So I'm creating the one notepad file. What happened? 0 is already here. So या so देखिए, आपका एक मशीन ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई, क्योंकि आपका जो लोड है वो अगर एक पे है तो एक के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली डिलीट ही हो जाएगी, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ही था. तो अब कॉन्सिक्यूटिव पीरियड मेरा लोड अगर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली मेरी मशीन भी यहाँ पर एड ऑन हो जाएंगी, यानी कि डिलीट रिमूव सारी चीजें अपने आप ही होती रहेंगी. तो मेरी एक मशीन यहाँ पे वर्किंग है प्रॉपर, ठीक है ना. अब मैंने यहाँ पर उस पर्टिकुलर मशीन पे उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन लोड इंक्रीज करा हुआ है. ये मैंने इसका लोड यहाँ पे चलाया हुआ है कि मेरा जो सीपीयू है इसका इट्स बिजी फॉर द कॉन्सिक्यूटिव पीरियड्स ऑफ 90%, जो हम देखना चाहते हैं. सो ओवरव्यू में जाते हैं, और ओवरव्यू में जाने के बाद यू कैन सी वेट मॉनिटर, और मॉनिटर में ये देखिए यहाँ पे वो बता रहा है सीपीयू यूटिलाइजेशन 5% है. सो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये आवरली या उस हिसाब से शो करता है. तो एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन वो यहाँ पे 4.5% दिखा रहा है. तो ये देखिए यहाँ पर सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा फिर से बढ़ा है, ठीक है ना. तो ये मॉनिटरिंग पार्ट इसका चल रहा है, एंड स्केलिंग ये देखिए अगेन 2 मशीन यहाँ पे दिखा रहा है. देन क्लिक ऑन इंस्टेंसेस. सर एक क्वेश्चन था. सर अभी आपने सर्वर जो ऑटो स्केलिंग जो 1 मशीन है, 0 मशीन है, इस पे आप गए हैं और अपने सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाया, अपना 10% चल रहा है, और आपने स्केलिंग में सेटिंग ये करी थी कि अगर 90% से अबव होगा तो सेकंड इंस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे तो 99% है, तो सेकंड इंस्टेंस ऑटोमेटिक क्रिएट होना चाहिए यहाँ पे. हाँ होना चाहिए ना, बट वो मैंने आपको क्या बोला कि वो एक डेमो फाइल है, ठीक है ना. उससे हो भी सकता है ना भी हो. तो सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? मशीन के अंदर का सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई जा रहा है और बाहर की रिपोर्ट में कम आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो आपकी 1 घंटे की रिपोर्ट दिखा रहा है, और वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 7 का मतलब है 70%, ठीक है ना. वहां से मशीन की और यहाँ पे जो मॉनिटरिंग टूल है ना, दोनों में डिफरेंस आएगा. यहाँ पे देखिए 1 घंटे का वो बता रहा है, दिस इज अ साइज, कि अभी हमारी मशीन वो 1 घंटे की रिपोर्ट आपको देगा. तो इट्स नॉट अ फिक्स. मिनिमम 1 आवर, तो वो उस हिसाब से इंक्रीज होगा धीरे धीरे धीरे, वो ये टाइम लेगा ही लेगा.
गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये मैं समझ गया। सर एक दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर हमें ये प्रोसीजर वो करना है तो हमें स्केलिंग अंदर ही वीएम बनाने पड़ेंगे कि हम कोई वीएम हमारा अलग से हाँ, इंस्टेंस इसकी बना नहीं नहीं हुआ नहीं है इस उसको नहीं स्केलिंग में नहीं नहीं इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं 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 वो ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि स्केलिंग का पहला रूल है। अच्छा, स्केलिंग का पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि जो भी सर्वर्स बनेंगे वो एक दूसरे की मिरर कॉपी बनेंगे। ठीक है। तो मिरर कॉपी में आप ये सोचो कि एग्जिस्टिंग सर्वर हो, नहीं। आपकी स्केलिंग के रूल्स आपको तभी कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे जब आप स्केलिंग डिप्लॉय, और जब भी आप स्केलिंग बनाते हैं तो वहां पे कोई भी एग्जिस्टिंग वीएम नहीं होनी चाहिए। वो सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग ही डिप्लॉय करेगा, पूरा इंटायर नेटवर्क। तो एक रिसोर्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, कोई जैसे हम देखिए वर्चुअल मशीन के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो वहां पे ये वर्चुअल मशीन आपको नहीं दिखेंगे स्केलिंग वाली। देयर इज नो वर्चुअल मशीन। गॉट इट अच्छा, माय पॉइंट? बट तो अगर मैं मतलब हम स्केलिंग के सर अंदर जाता हूँ तो आप मल्टीपल तो स्केलिंग देखते कर हैं। सकते हो ना। लाइक आप अपना एसक्यूएल डेटाबेस की स्केलिंग करना चाहते हो, आप किस चीज की स्केलिंग स्केलिंग करना चाहते हो, वो सब आप कर सकते हो यहाँ पर। वो तो सर क्लियर हो गया। अब ये है कि अगर हमें एक ही रिसोर्स के अंदर स्केलिंग वाली मशीन स्केलिंग भी करना है, नॉर्मल वीएम भी रखने हैं, तो पॉसिबल है क्या? अब करके दिखा रहा हूँ ना। अब नेक्स्ट, हाउ टू डिप्लॉय ठीक है। क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर गाइस। तो जिसमें मैं आपको एक कस्टम डीएनएस बता रहा हूँ, सिंपल सा। तो like I'm just go to the virtual machines and create a virtual machine, and I'm just give the select the subscriptions, select the resource group, give the name is like a ADDS, Active Directory Domain Service मैं install कर रहा हूँ guys East US में, and no preferred for the availability zones, and one CPU ना लेके मैं इस बार यहाँ पे ले लेता हूँ one CPU and 3.5 GB of RAM, and username is ICCP and the password is ASD at 1234567 8, and ASD at the rate 1234567 8, and allow the protocol। करना चाहते हो कर दो, नहीं करना चाहते हो मत करो। नेक्स्ट and next, and select the virtual network is a ADF VNet, और मैं यहाँ पे सबनेट 2 ले लेता हूँ, and review and create। तो गाइज यहाँ पर मैं एक वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ अपनी। दिस इज माय वर्चुअल मशीन्स ऑफ सर्वर 2012 और मे बी सर्वर 2016 आप ले सकते हो। एनी जो मशीन आप लेना चाहते हो, चॉइस इज योर कि आप कौन सी मशीन लेना चाहते हो। सो ये मेरी मशीन एक डिप्लॉय हो रही है यहाँ पे। आई एम डिप्लॉय द वन मोर मशीन और आई एम डिप्लॉय एट दिस टाइम इज अ विंडोज 7। So I'm just sorry window 10. So just click on virtual machines and pay as you go, and ADF, and give the name of window 10, and node preference, and select the operating systems of Windows 10, and I put the 1 CPU or 1 GB RAM for this particular machine. Username is called ICCP and the password is ASD at 1234567 8, and ASD at the rate 1234567 8, and allow the protocols। and for Windows 10 के लिए आपको लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा गाइस। then next and select the VNet subnet 2 and review and create। गाइस तो ये क्रिएट कर दिया है, जस्ट वेट।
तो गाइज यहाँ पर वर्चुअल मशीन स्किल सेट में अलग है मशीन्स हैं, और देखिए यहाँ पे 2 of 3 हो गई। गॉट इट? ऑटोमेटिकली मशीन्स डिप्लॉय हो गई। प्रवीण, ये देख रहे हो क्रेट? गॉट इट सर। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन चल रहा है। मैं यहाँ पे ये बंद कर देता हूँ, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं इसको, क्योंकि मैंने वो बंद कर दिया मशीन एडीएफ वाली, और आई एम जस्ट क्लोज इट। यहाँ से इसका कंसोल मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, और थोड़ी देर बाद देखेंगे इसको। अब तो ऑटोमेटिकली देखिए मशीन बननी आपकी स्टार्ट हो गई स्किल सेट में। तो स्किल सेट आपका क्लियर हो गया होगा, एंड आप टू डिप्लॉय क्लाइंट एंड सर्वर। सो गाइस आई एम जस्ट क्रिएट 2 मशीन्स। मैंने यहाँ पर 2 मशीन बनाई हैं। दिस इज कॉल्ड माई सर्वर मशीन एंड दिस इज कॉल्ड माई विंडो 10 मशीन, एंड दोनों मशीन्स को आई एम जस्ट कनेक्ट विद द वन वीनेट। मैंने इन दोनों मशीन्स को वीनेट के साथ कनेक्ट करा है, और अब मैं बनाना चाहता हूँ इस मशीन को अपनी कंपनी का सर्वर के अंदर। मैं चाहता हूँ इसको कि ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस बने, और इस पर मेरा डीएनएस भी हो। अब डीएनएस के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है डीएनएस आईपी, यानी कि अगर मेरी इस मशीन का आईपी है लाइक 192.168.1.70, तो यही आईपी मेरे इसके डीएनएस के अंदर भी होना चाहिए। बट बाय डिफॉल्ट अमेजोन क्या करता है, सॉरी एजूरे क्या करता है, वो अपने अकॉर्डिंग डीएनएस सर्वर दे देता है। So you can see I'm just log in with the server machine. Where is my server machine? And this is my virtual machines. And I'm just click on ADDS, or I'm just connect with this ADDS machines. और RDP पे जाने के बाद I'm just download the RDP file and login. मैं पहले आपको login करके default settings सिखा देता हूँ, फिर हम चेंज करेंगे। वीरेंद्र क्लियर हो रहा है? तो समझ रहे हैं सर। अब कहीं देखिए यहाँ पर मैं इस मशीन का पहले मैं क्या करता हूँ, आईपी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं अपना सर्वर बनाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं अजूरे के डीएनएस आईपी यूज करूं, मैं अपने खुद का डीएनएस आईपी यूज करना चाहता हूं, प्राइवेट डीएनएस। so I'm just go to window R and cmd and type the command is ipconfig config /all। so आप देखिए यहाँ पर जो उसने मेरे को डीएनएस आईपी दे रखा है 168, ये तो डीएचसीपी सर्वर है, एंड डीएनएस आईपी उसने मेरे को दिया है यहाँ पर, भाई कितना हो गया, डीएनएस सर्वर 168 63 129 16। ये देख रहे हो गाइस, उसने अपना डीएनएस सर्वर आईपी मेरे को दिया हुआ है, या मैं आपको दूसरी तरीके से दिखाता हूँ। विंडो आर ncpa.cpl and this is my ethernet property, right click and status and detail। तो यहाँ पे देखिए उसने अपने वाला डीएनएस सर्वर समय दिया हुआ है, और जब तक ये अपने वाला डीएनएस सर्वर है तो मैं इस डीएनएस सर्वर से अपनी कोई भी मशीन कनेक्ट नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं अपना डीएनएस सर्वर आईपी, तो मैं इसी सर्वर को डीएनएस सर्वर भी बनाना चाहता हूं। सो हाउ टू अपडेट डीएनएस सर्वर आईपी? सो आई एम जस्ट गो टू द ओवरव्यू, और यू कैन सी कि मेरा जो आईपी है इज इट 192.168.1.68 है गाइस। मैं इस वाले आईपी को अपना डीएनएस आईपी बनाना चाहता हूं। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन जस्ट गो टू द नेटवर्किंग टैब and this is your network interface card ADDS 491 and then go to the DNS। guys अगर inherited from virtual network होगा तो it's provided by the Azure, but अगर आप अपने according custom DNS रखना चाहते हो तो you can just click and paste the IP। मैं चाहता हूं 192.168 ये मेरा DNS IP बने and then save। got it the point guys? is it clear guys? मैनुअल डीएनएस सर्वर मुझे कॉन्फ़िगर आईपी कॉन्फ़िगर एज वेल एज जब मैं इस मशीन पे जाके
इस आईपी को मैनुअल कॉन्फ़िगर करूंगा, लाइक विंडो आर पे गया, ncpa.cpl, राइट क्लिक करा, देन प्रॉपर्टी एंड देन गो टू टीसीपी आईपी, और मैं यहाँ पे आया यूज द फॉलोइंग सर्वर, और आईपी मैंने यहाँ पे दिया 192.168.1.68, ये है मेरा डीएनएस आईपी। मैं जैसे इसको ओके करूंगा, अप्लाई ओके, तो मेरी जो मशीन है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी गाइस, और डिस्कनेक्ट होने के बाद ये दोबारा से रिकनेक्ट नहीं होगी, और इसको रिकनेक्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस दोबारा से। तो मैं पहले देखता हूँ मेरा डीएनएस सर्वर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। आई सेव द नेटवर्क, और अब मैं गाइस देखिए यहाँ पे जैसे अपनी इस मशीन पे ये मैंने डीएनएस आईपी मैनुअल डाला और मैं ओके ओके करूंगा, तो ये मेरी मशीन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी यहाँ से। गॉट इट द पॉइंट? अब आप चाहते हो कि ये मशीन दोबारा से ऑन हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू कैन जस्ट गो टू द इंस्टेंस, जो वर्चुअल मशीन बनाई आप उस पे जाइए, और नीचे आपका ऑप्शन आता है रीडिप्लॉयमेंट का, and I'm just click on virtual machines, click on ADDS, एंड ADDS में आने के बाद नीचे ऑप्शंस आता है रीडिप्लॉयमेंट, रीडिप्लॉय, और आई एम जस्ट क्लिक ऑन रीडिप्लॉय। और ये मेरी मशीन रीडिप्लॉय होनी स्टार्ट हो जाए। अगेन गाइस विंडो 10 पे भी मैं डीएनएस सर्वर आईपी मेंशन करूंगा, अदरवाइज डीएनएस सर्वर, ये मशीन मेरे सर्वर के साथ कनेक्ट ही नहीं होगी, क्योंकि जब तक इसको नहीं पता होगा मेरा डोमेन कहां पर है। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन विंडो 10, देन क्लिक ऑन ओवरव्यू, एंड ओवरव्यू में आने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन नेटवर्किंग ऑफ विंडो 10, एंड देन विंडोज 10 143, एंड देन क्लिक ऑन डीएनएस, देन कस्टम, तो मैं 192.168.1.68, दिस इज माय डीएनएस सर्वर आईपी। तो मैंने बताया अपने क्लाइंट को, क्योंकि अगर आपके क्लाइंट पे आपका डीएनएस सर्वर आईपी नहीं होगा तो ये मशीन आपके सर्वर को फैच ही नहीं कर पाएगी। तो मैंने इसको बताया दिस इज योर डीएनएस सर्वर। Also I'm just login with this particular machine, so I'm just click on overview, virtual machine, then ADDS, click on window 10 overview, then click connect, then click on RDP, डाउनलोड द RDP, और इस पर भी मैं मैनुअल आईपी सेट कर रहा हूँ गाइस, इसका डीएनएस सर्वर इसको एलोकेट करा रहा हूँ। क्योंकि दिस इज माय क्लाइंट मशीन एंड दिस इज माय सर्वर मशीन। तो पहले आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आई एम इंस्टॉल द ADDS और डीएनएस सर्वर सर्विस रोल। तो जब तक हमारी ये मशीन लॉगिन हो रही है, आई एम जस्ट गो टू द सर्वर, और मैं सर्वर मशीन को गाइस लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि वो मेरी रीडिप्लॉय हो चुकी है। सो दिस मशीन इज लॉगिन विद कनेक्ट, और ये अब कनेक्ट हो जाएगी क्योंकि रीडिप्लॉय ये हो चुकी है। अगर ये रीडिप्लॉय आपने नहीं करोगे तो ये मशीन आपकी कनेक्ट ही नहीं होगी गाइस, ये चीज भी ध्यान रख लेना। तो यस, और अब मेरी जो नई सेटिंग्स हैं वो सारी नई सेटिंग्स नेटवर्क की वो अप्लाई हो चुकी हैं, और देन वी हैव स्टार्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ ADDS। और अब मैं अगर यहाँ पे आपको आईपी आके दिखाता हूँ, यहाँ पर ncpa.cpl, एंड देन राइट क्लिक एंड देन प्रॉपर्टीज, सो यू कैन सी कि सॉरी डिटेल्स ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब आपका 168 मेरा डीएनएस सर्वर आ चुका है। और अब मैं अगर यहाँ पे इंस्टॉलेशन करता हूँ अपने सर्वर की, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, देन नेक्स्ट नेक्स्ट
and next, and install the Active Directory Domain Service ADDS, क्योंकि आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑफ क्लाउड। तो Azure एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस हम एक डोमेन कंट्रोलर अपना डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि MCC के अंदर भी नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। बट गाइज इफ यू गो इन विंडो 10, तो एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं, फर्स्ट टाइम ये स्क्रीन आती है। और मैं अगर आपको यहाँ पे विंडो आर करता हूँ और ncpa.cpl, तो मैंने वहाँ पे कस्टम सेटिंग्स में इसके नेटवर्क इंटरफेस पर डिप्लॉय ऑलरेडी कर चुका हूँ DNS, तो हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं। स्टेटस एंड डिटेल, तो देखिए गाइज यहाँ पे 168, 63, 129 DNS आ रहा है इसका। तो हम यहाँ पर भी इसका क्या करते हैं, अपने DNS सर्वर्स अपडेट कर देते हैं। सो आई एम जस्ट गो टू द प्रॉपर्टी TCP/IP4 and use the custom DNS 192.168.1.68. This is my DNS server IPs, and then OK, and this machine goes down. क्योंकि अगर आपने DNS सेटिंग्स नहीं डाली, यानी कि मैंने अब इसको बताया है कि मेरा DNS सर्वर कहाँ है, पर्टिकुलर इस IP पर मेरा DNS सर्वर है, and just disclose and redeploy for this particular machine. Just click and click on redeploy, और ये मशीन redeploy। सर क्वेश्चन सर, ये redeploy का पर्पस मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका? अपडेट सेटिंग्स, नई सेटिंग्स अपडेट होंगी, बस सेटिंग अपडेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ रिस्टार्ट हो रही है एक तरीके से। तो आपकी ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, try the redeploy your virtual machine will be migrate to a new Azure host. If you continue the virtual machine, we will restart it and you will lose any data on the temporary drive. While the redeploy in the progress, the virtual mechanism will be unavailable. यानी कि हमारी जो टेम्प डायरेक्टरी है ना, उसका डेटा रिबूट पे हो सकता है, इसलिए हम रीडिप्लॉय करते हैं, तो हमारी नई सेटिंग्स अप्लाई होंगी। तो मतलब एक अब तरह से देखिएगा रिस्टार्ट यहाँ पर क्या चीज, एक तरह से रिस्टार्ट ही कर रहे हैं हम लोग, हैं? रीस्टार्ट ही कर रहे हैं, बट रीस्टार्ट में क्या होता है कि जो हमारी टेम्प डायरेक्टरी है ना, इसका डेटा लॉस हो जाएगा। अच्छा, रीडिप्लॉय में नहीं होगा। ठीक अब है। गाइस देखिए, मैंने ये ADDS करा एंड प्रमोट दिस सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर। अब मैं इसको पहला सर्वर बना रहा हूँ, और लाइक आई एम जस्ट गिव दिस सर्वर नेम इज iccp-info-tech.com एंड सॉरी ऐड ए न्यू फॉरेस्ट करना था, पहला सर्वर मैं बना रहा हूँ iccp-info-tech.com के नाम से। एंड then next, and also I'm just configure the DNS server, I'm install the DNS. तो I'm enable कि मेरा DNS सर्वर भी इसको डिप्लॉय करता है। पुट द पासवर्ड, ये एक्टिव डायरेक्टरी को सिक्योर करने का पासवर्ड है गाइस। और when you install the active directory, it create a two folders in a C drive, one is NTDS, another is sysvol। तो ये ऑटोमेटिकली दो फोल्डर क्रिएट करता है, जिसमें हमारा ADDS का बैकअप है। लाइक कभी आपका सर्वर कभी प्रॉब्लम्स कर रहा हो, तो आपने 1000 यूजर्स ग्रुप्स वगैरह बना रखे हैं, तो उन सब का जो बैकअप है वो sysvol और NTDS फोल्डर्स के अंदर से होता है, जो कि तो बाय डिफॉल्ट इन क्रिएट इन C ड्राइव। तो ये देखिए NTDS और sysvol दो फोल्डर्स मेरे क्रिएट हुए हैं। नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। तो जैसे ये मेरी सर्विस इंस्टॉल्ड हो जाएगी, मेरा ये सर्वर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा, और ये सर्वर मेरा ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा। उसके बाद ये मेरा सर्वर बन जाएगा, और आई एम जस्ट कनेक्ट विद द क्लाइंट मशीन। तो ये मेरा सर्वर अब रेडी हो जाएगा। मैंने इस पे ADDS इंस्टॉल कर दिया, दिस माय सर्वर इज वर्किंग फुल फ्लैश। तो अभी ये मेरा डिप्लॉय हो जाता है गाइस, और देन उसके बाद हम चेक करेंगे। कभी इंस्टॉल करिए ADDS, तो ऑन प्रोमाइस में आप जिस तरीके से करते हो, इस तरीके से आपका ऑन प्रोमाइस में ADDS इंस्टॉल होता है। करा इंस्टॉल ADDS कभी? यस सर, कर रहा है सर, बहुत बार करा।
तो पहले टोकन बनाया करा था। है थ्री सर। में होता था डीसी प्रोमो से, पहले होता था डीसी प्रोमो से। एनीवेज चलने देते हैं इसको। सो जब तक हम अपनी विंडो 10 की मशीन को ऑन कर लेते हैं, सो जस्ट क्लिक एंड गो टू ओवरव्यू एंड कनेक्ट RDP। और गाइस जब भी आप कोई भी वर्चुअल मशीन देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप के अंदर होती है, और वर्क ग्रुप का मतलब है कि दिस मशीन इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्वर। तो अगर आप कोई भी मशीन देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप के अंदर ही होती है। तो वर्क ग्रुप का मतलब क्या है, दैट दिस मशीन इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्वर। तो अगर आप इस मशीन की भी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, पर्टिकुलर विंडो 10 की, so you can see that this machine is also work in a work group. So I'm just go to this PC, then click on property, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद यू कैन सी कि दिस मशीन बाय डिफॉल्ट वर्क इन अ विंडो 10 एंड डिवाइस मैनेजर। वेट एक मिनट, चेंज प्रोडक्ट की रेट कहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखती है यार, इसका सेटिंग ही चेंज कर दिया इन्होंने। डिवाइस सिस्टम एडवांस सिस्टम सेटिंग रीनेम। कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज खोल लीजिए ना। ये देखिए यहाँ पर, ये आपकी बाय डिफॉल्ट कहाँ पर है, वर्क ग्रुप के अंदर है। वर्क ग्रुप का मतलब है कि दिस मशीन इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्वर। बट अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, और ADDS सर्वर है, मैं इसको रिकनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा रिस्टार्ट हो चुका है, मैंने आपको बताया था। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड, देन क्लिक, देन कनेक्ट ICCP@1234। और अब मैं इसके अंदर जाके देखूंगा तो एक मिनट, और गाइस अगर मैं इस मशीन में अब मैं ओपन करता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल पोर्टल, तो आप देखिए एक्टिव डायरेक्टरी के सारे यूजर्स यानी कि सारे के सारे वो बन के आपके आ चुके होंगे यहाँ पर, एक्टिव डायरेक्टरी के टैब सारे के सारे। और अभी मैं एक चीज दिखाऊंगा, फिर मैं क्लाइंट मशीन बनाऊंगा इसको। तो जस्ट गो टू द टूल्स, और टूल्स के अंदर जाके गाइस देखिए एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स के अंदर। सो यहाँ पर आपको जो टैब्स मिलने वाले हैं, दिस इज माय डोमेन नेम, और इनसाइड द डोमेन नेम यू कैन सी द कंप्यूटर्स का मतलब है देयर इज अ क्लाइंट मशीन, कोई क्लाइंट मशीन नहीं है। और इन डोमेन कंट्रोलर मेरा एक डोमेन बना हुआ जो ये खुद है, देयर इज अ नो क्लाइंट मशीन इज अवेलेबल। सो अब मैं कोई भी क्लाइंट इसके साथ ऐड करूंगा वो मशीन मेरे को यहाँ पर दिखाई देंगी। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन गो टू द विंडो 10, और विंडो 10 में जाने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन चेंज and give the domain name. Domain name is at my ICCP info TECH tech. तो अगर मेरा DNS प्रॉपर वर्किंग है तो ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा, बट इट्स नॉट कनेक्ट, सो ICCPinfotech.com .com में ट्राई करते परमानेंट हैं कर गाइस। सकते हो। कोई नहीं, .com भी ट्राई कर लेते हैं हम। So yeah, it's working. The username is my ICCP and the password is ASD@1234567 8, and then okay.
तो अगर आपका डीएनएस प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होगी, आईपी से अपडेटेड नहीं होंगे, तो आपकी मशीन में भी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी गाइस. So I'm just close or welcome to the iccpinfotech.com. Okay and restart. जिसको आप बोलते हैं गाइस डोमेन में ज्वाइन कराना. और अब मैं क्या करता हूँ, I'm just go to the server. और सर्वर पे यहाँ पे जाके देखिए मैं यहाँ पे 2 यूजर क्रिएट करता हूँ. Like I just click on user and give the name of like with the name of Praven Praveen, or give the login name is Praven Praveen, and next, and the password of this user cannot change the password. Is it ASD@1234 and ASD@1234 and then next and finish. तो एक प्रवीण नाम से मैंने एक यूजर क्रिएट करा है. आई एम क्रिएट द वन मोर यूजर, तो मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ गाइस. कॉपी करके मैं एम क्रिएटिंग विद द नेम ऑफ लाइक विजेंदर VIJENDER. मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है गाइस. तो VIJENDER विजेंदर. विजेंदर then next and तो कॉपी यूजर का बेनिफिट ये है कि अगर आपने कोई भी पॉलिसी अगर पहले वाले यूजर पे लगा रखी है तो वो सारी सेटिंग इसको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी. सो आई एम क्रिएटिंग द 2 यूजर्स और यू कैन सी द कंप्यूटर्स में अगर मैं जाके देखता हूँ और जस्ट रिफ्रेश, तो देखिए एक क्लाइंट मशीन आपकी आ गया, यानी कि अब मेरे ये दोनों यूजर्स इस क्लाइंट मशीन पर काम कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट क्लिक और आई एम जस्ट गो टू द विंडो 10 and after click on 10 just download the RDP, then click and connect or give the name like PRAV I'm just more choice and use a different user, or PRAVEN Praveen@iccpinfotech.com and the password is ASD@1234. So maybe remote desktop का error दे है. Your machine is perfectly login. दिखा है बिकॉज द रिमोट लॉगिन, तो रिमोट लॉगिन का एक्सेस का मुझे पता था देगा ही. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन RDP अगेन और आई एम लॉगिन विद द डोमेन यूजर. तो मोर चॉइस ASD@12345678 एंड देन ओके. तो यस और गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रिमोट डेस्कटॉप अलाउ कर देता हूँ इस पर्टिकुलर यूजर्स के लिए. तो हाउ टू अलाउ द रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग्स फॉर द यूजर. Got it the point guys? Clear how to deploy server client infrastructure and how to create user and how to log in user in a particular client machine and how to provide the DNS settings. Also you can see one more thing, okay, like I'm just go to my server ADDS or I'm install the one more add role and features, and I'm install the IIS role also. I'm create a IIS next and I'm just give the name of web server IIS. Next and install. And I'm just go to the D tools और tools में जाने के बाद I'm just go to the DNS server. तो आप देखिए आपका DNS server भी इसमें इंस्टॉल हो चुका है and you can just click and forward lookup Johns और ICCP Infotech. और ये देखिए यहाँ पर आपका विंडो 10 का ऑलरेडी रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है. 169 उसका IP है. लाइक मुझे यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है लाइक अ न्यू होस्ट रिकॉर्ड और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ लाइक www and the IP is 192.168.1.168 and add host. या आप अगर अपना PTR रिकॉर्ड यानी कि इलियास निकनेम क्रिएट करना चाहते हो अपने इसी ADDS का ही निकनेम आप क्रिएट करना चाहते हो तो वही है, राइट क्लिक करा DNS पे और इलियास रिकॉर्ड जो आपका होता है दिस इज योर CNAME रिकॉर्ड. तो लाइक निक नेम अगर आप अपने डोमेन का निक नेम देना चाहते हो लाइक मैं देता हूँ
INDIA India, or like browse and select the host record ADDS, forward lookup zone, or ICCP, और inside the ICCP is ADDS. तो ये आप अपना निकनेम वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो DNS, क्योंकि आपका ये लोकल DNS आ चुका है. एंड इज इट क्लोज? सो IA सर्वर भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, और आई एम जस्ट गो टू माय क्लाइंट मशीन. एंड रिमोट डेस्कटॉप अगर अलाउ करना है, आप रिमोट डेस्कटॉप अलाउ कर सकते हो. या आई एम जस्ट ओपन द ब्राउजर, और ब्राउजर में जाने के बाद मैं सिंपल सा अपनी वेबसाइट एक्सेस करता हूँ यहाँ पर. तो क्या यार, बहुत स्लो है, 1 GB रैम पर दो. चल जाए यार. और मैं यहाँ पे लाइक टाइप करता हूँ INDIA.ICCP.info.techstech.com. तो गाइस देखिए, मेरा वेब पेज ओपन होके आ गया, और मैं अगर अपने सर्वर पे कोई भी चेंज करता हूँ, लाइक आई एम जस्ट चेंज कि मैं अपने पर्टिकुलर सर्वर पे जाता हूँ. वेयर इज माय सर्वर? दिस इज माय सर्वर, एंड आई एम जस्ट गो टू द inet pub, एंड दिस इज माय inet pub www, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोकल DNS कॉन्फ़िगर करा है एज वेल एज सर्वर के साथ. क्लिक, और आई एम जस्ट चेंज द कलर फॉर दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, and give the name is particular website my web, and save. और अब मैं क्लाइंट मशीन पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यू कैन चेक गाइस. Got it the point? It's working with the name. I'm just type the one more name is called like www.iccpinfotchtech.com. So clear guys, how to deploy client server infrastructure, private DNS, and VMSs, all is clear. सर यूजर्स को रिमोट डेस्कटॉप का एक्सेस कैसे देंगे? या वो भी दे देते हैं, वो उसी के लिए तो लॉगिन ही करा था हमने. So like just simple सा, you can just go to the this PC, right click property, और यहाँ पे ऑप्शन आता है रिमोट डेस्कटॉप. रिमोट डेस्कटॉप, एंड रिमोट डेस्कटॉप में जाने के बाद यू कैन जस्ट इनेबल रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, then click on advanced settings, allow connection only for the network, allow connection to remote connection for outside and local network. wait, ये गलत लेके जा रहा है, यहाँ नहीं जाना हमें यार. ये सेटिंग्स चेंज हुई है विंडो 10 की. तो ऐड यूजर का ऑप्शन आता है, यूजर अकाउंट, select user to the can access the remote, add advanced, and advanced, then find now. So is give me the domain, तो ICCP @ क्योंकि डोमेन से मेरी ये मशीन कनेक्टेड है. और उसके बाद ये डोमेन एक्सेस मुझे यहाँ पे मिल गया, देन फाइंड नाउ, और यहाँ पे मैं यूजर सेलेक्ट कर लूंगा. तो मेरा जो यूजर था वो कौन कौन सा था? परवीन था एक यूजर, और एक था मेरा जितेंद्र. देन ओके, देन ओके, देन ओके. गॉट इट परवीन? और आई एम जस्ट लॉग आउट विद दिस पर्टिकुलर यूजर. तो स्विच यूजर, या सॉरी यार, डिस्कनेक्ट कर दिया. RDP, click, then again connect, and
use a different user with the name of ICCP info TCS tech / PRAVEEN Parveen and the password is ASD@1234. ये लो परवीन, आप लॉगिन हो गए यार. क्लियर? Yes. एनीथिंग एल्स? तो आज काफी सारी चीजें कवर करी हैं हमने एक साथ. 2 या 3 क्लासेस मैंने आज कवर कराई हैं आपकी, क्योंकि guys, पता है ये तो थी ऑन प्रीमाइस, बट जो अजूरे की एक्टिव डायरेक्टरी है वो बिल्कुल डिफरेंस है इससे. वो कैसे होगी आगे भी हम पढ़ेंगे 1 बाय 1, ठीक है? क्योंकि वो अजूरे एक्टिव डायरेक्टरी मैं बिल्कुल एंड में पढ़ाऊंगा. बाकी इससे रिलेटेड कुछ और चीजें हैं जो मैं भी 1 बाय 1 कवर करूंगा. फिर आगे की और कुछ चीजें. सो ये था आपका ऑन प्रीमाइस कि आप अपना खुद का सर्वर कैसे डिप्लॉय करेंगे प्राइवेटली और यूजर्स कैसे क्रिएट करेंगे. फिर अजूरे एडी का हम अलग से पढ़ेंगे कि अजूरे एडी का यूजर और इस यूजर में क्या डिफरेंस है. तो सारी चीज 1 बाय 1 हम कवर करेंगे. इनफ फॉर टुडे Okay, sir. या और करना है? Yes, sir. इनफ है टुडे? Yes, sir. कह रहे सर ज्यादा ही हो गया कुछ लग रहा है. नहीं सर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और भी था, थोड़ा सा आज काम है, मेरे थोड़ा सा फ्री होना है. ठीक है सर. ओके ओके, चलिए गाइस, so thank you and I'm Thank you, share sir. the link with you, don't worry. हाँ, Bye sir. bye, take care guys. हाँ सर, वो जॉब वाले ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा, तो हम भी देख लें किस टाइप की जॉब है आपकी. ठीक है डियर, मैं सुमाइला मैम को बोलता हूँ आपको ऐड करते हैं. चलिए गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर.